गुड मॉर्निंग बच्चों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजीज़ खान। आज जो हमारे साइंस का टॉपिक है समीकरण को संतुलित करना यानी इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हमने कुछ हद तक तो सीखा था, लेकिन बोर्ड नहीं था हमारे पास, इसलिए क्लियरिटी हमारे पास नहीं आ पाई। तो अब जो है हम उसे क्लियरिटी के साथ अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो देखिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिएगा आप लोग किस प्रकार इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इक्वेशन बैलेंस में सबसे पहले हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देखना है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन देख रहा हूँ मैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन को लिखा Al प्लस HCl गिव्स अस AlCl3 प्लस H2, समीकरण संतुलन। समीकरण संतुलन हम सीख रहे हैं और मैंने कहा कि समीकरण संतुलन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। कि जैसा कि मैंने देखो इक्वेशन को लिख रखा है, मैंने लिख रखा है कि Al एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद बाई प्रोडक्ट AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट बना रहा है यानी उत्पाद बना रहा है। इस तरफ जो लेफ्ट हैंड की तरफ है ये आपके क्रियाकारक है और जो राइट हैंड की तरफ है वो आपके उत्पाद है। हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ यानी क्रियाकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व है इन तत्वों में क्या परमाणुओं की संख्या बराबर है क्या। अगर बराबर है तो हमारी समीकरण ऑलरेडी संतुलित है और अगर बराबर नहीं है तो हमें उसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे जो इजी मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आप प्रयास करते जाओ, प्रयास से प्रयास में आपकी समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से हम इनको इसमें इसका पता लगाते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। सबसे पहले हम मैथ्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं LHS और RHS। ये है हिस्सा LHS का और ये है हिस्सा RHS का। LHS में हमें लिखना है कि ये जो क्रियाकारक है ये क्रियाकारक में कौन कौन से तत्व है। तो चलिए मैंने लिखा, जैसे इस क्रियाकारक के अंदर सबसे पहले एल्यूमिनियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है और उसके बाद जो है आपके क्लोरीन है। सेम तत्व उधर होंगे क्योंकि कोई नया तत्व तो बनता नहीं है, तो मैंने भी इधर भी लिख दिया कि इधर भी आपके एल्यूमिनियम है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी क्लोरीन है। अब मैंने इन तत्वों में परमाणुओं की संख्या को नोट किया। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ क्रियाकारक की तरफ कि ये जो तत्व है इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो ये जो तत्व दिख रहे हैं मुझे, तो इन तत्वों में मैंने कहा कि एल्यूमिनियम जो है लेफ्ट हैंड की तरफ आपके एक है, हाइड्रोजन भी जो है लेफ्ट हैंड की तरफ एक है और क्लोरीन भी लेफ्ट हैंड की तरफ एक है। यानी एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों जो है इनके परमाणु एक एक है। अब मैं आ जाता हूँ राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड की तरफ मैंने देखा तो पता चला कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु है, एल्यूमिनियम तत्व में जो परमाणुओं की संख्या है वो एक है और इधर हाइड्रोजन तत्व में भी परमाणु की संख्या एक है, सॉरी 2 है, और क्लोरीन के अंदर जो परमाणु है वो है 3। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि सबसे बड़ा अनबैलेंस्ड कौन है। तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ा अनबैलेंस जो है इधर तो एल्यूमिनियम 1 है, इधर उधर 3 है, यानी 3 गुना ज़्यादा है। अब मुझे इससे भी 3 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 3 है ना ये एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। क्यों ना मैं इसे सबसे पहले सम संख्या में कन्वर्ट कर दूँ ताकि मेरे इक्वेशन बैलेंस करने में आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। समस्या हमेशा कब आती है, जब हमारे पास कोई ओड नंबर आता है तो उस ओड नंबर को बैलेंस करने में हमारे को दिक्कत आती है। हमेशा ओड नंबर को पहले इवन नंबर में बदल दो, यानी विषम को सबसे पहले सम में बदल दो। तो हमारे को पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम इधर 3 है, हालांकि इधर 1 ही है, लेकिन इस 1 को बैलेंस 3 में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि सबसे पहले हम इस 3 को भी सम में बदलें। इसे सम में बदलने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या तो 1 है, लेकिन 1 से गुणा करने पर तो इस 3 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम अगर इसको 2 से मल्टीपल करते हैं। जब इस 3 को 2 से मल्टीपल किया तो 2 को मल्टीपल करने से एल्यूमिनियम हो गया 6,
यानी एल्यूमिनियम की संख्या अब 6 हो गई है। राइट हैंड साइड की तरफ एल्यूमिनियम की संख्या 6 हो गई है, लेकिन ये तो हमारे इसमें नीचे हुआ, इक्वेशन में नहीं हुआ है। इक्वेशन में इसे बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम को अगर हमने 2 से गुणा किया है तो इक्वेशन में देखो एल्यूमिनियम कहाँ दिख रहा है, उसको 2 से गुणा करना है। हमें पता चला कि क्लोरीन जो है एल्यूमिनियम के साथ है, तो हमें वो जो 2 से गुणा करना है वो क्लोरीन के आगे पीछे नहीं लगा करके पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लगाना है। तो मैंने आगे 2 लगा दिया, तो 2 लगाने से पता चला कि ये जो 2 लग रहा है वो एल्यूमिनियम के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, दोनों के लिए हो गया। अब क्लोरीन के तो ऑलरेडी पहले 3 था, तो 3 को 2 से मल्टीपल करने से 6 हो गया, बट एल्यूमिनियम जो पहले 1 था, अब इक्वेशन क्लोरीन को करने के बहाने एल्यूमिनियम भी कितना हो गया, ऑटोमेटिकली 2 हो गया। ये एल्यूमिनियम हो गया 2। अब एल्यूमिनियम इस तरफ 2 हो गया है, तो हमें इस तरफ वाले एल्यूमिनियम को भी 2 करना है। तो इस तरफ वाले एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए इस 1 को हम 2 से मल्टीपल करते हैं और ये हो जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम 2। यानी एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीपल करने का मीन्स है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के एल्यूमिनियम को भी ऊपर इक्वेशन में भी 2 से गुणा करना है। तो चलो मैंने इक्वेशन को भी 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब बात आती है चलो वापस क्लोरीन में कि हमने क्लोरीन को राइट हैंड साइड की तरफ 6 कर दिया था, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको 6 करना है। तो 6 करने के लिए हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा 1 को, तो 6 हो जाता है। अब चलिए देखते हैं हम कि क्लोरीन किस तरफ है, उसको इक्वेशन में भी 6 से मल्टीपल करना है। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड की तरफ जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो 6 से मल्टीपल है न तो क्लोरीन के नीचे होगा न क्लोरीन के आगे होगा, वो पूरे फॉर्मूले के आगे 6 लिखा जाएगा। जैसे ही पूरे फॉर्मूले के आगे 6 लिखेंगे तो ये जो 6 है ये हाइड्रोजन का भी हो जाएगा और क्लोरीन का भी हो जाएगा। तो क्लोरीन का तो हम खुद ही 6 करना चाह रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन को तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये भी अब 6 हो गया है परमाणुओं की संख्या में, तो हम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन भी हमारे 6 हो गया है। अब इस तरफ हाइड्रोजन 6 है और उस तरफ है हाइड्रोजन 2, केवल ये एक ही अनबैलेंस्ड है, बाकी सब बैलेंस करीब करीब हमने कर दिए हैं। तो यहाँ ये 6 है और उधर हाइड्रोजन राइट हैंड साइड की तरफ 2 है, तो राइट हैंड साइड की तरफ भी हमें हाइड्रोजन को 6 करना है। तो 2 को 6 से में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीपल करना होगा। तो चलिए हम इसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं। जब हम इसे 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये 6 हो जाता है। ये तो यहाँ किया है हमने, इसे इक्वेशन में भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन में हमने देखा कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन अकेला ही लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं। 3 से मल्टीपल करते ही ये 6 हो जाता है। अब इधर देखिए एल्यूमिनियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 है। हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है, राइट हैंड साइड में भी 6 है। क्लोरीन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है और क्लोरीन हमारे राइट हैंड साइड में भी 6 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस हो गई है। पहले जो बैलेंस थी वो एक असंतुलित समीकरण थी, और अब जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है, हालांकि इक्वेशन वही है लेकिन इसमें दोनों तरफ क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ जितने भी तत्व है, इन तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। और इसी प्रकार की समीकरण जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ जितने भी तत्व है, इन तत्वों में अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो इस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे। तो अब ये जो हमारे सामने समीकरण आ गई है निकल करके, ये समीकरण अब असंतुलित नहीं होकर के संतुलित समीकरण हो गई है। तो अब इस समीकरण को हम वापस नीचे इस संतुलित फॉर्म में लिख देंगे कि 2 क्लोरीन के अणु हैं 2Al प्लस 6HCl gives us 2AlCl3 प्लस 3H2। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। तो इस इक्वेशन को अब हम हमारी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एक बार आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद आप अपने फ़ोन में रनिंग वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जो है इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ ले चलता हूँ, जिसे भी हमें बैलेंस करना है। मैं आपको 2-3 इक्वेशन बैलेंस करूँगा और एक मैं आपको इक्वेशन दूंगा। देखते हैं कि आप जो है इस बैलेंसिंग इक्वेशन जो थ्योरी है हमारी, इससे आप कितने प्रिपेयर हुए हैं, आपने क्या सीखा है। तो चलिए अब नई इक्वेशन लेता हूँ। मैंने आपने इसे नोट कर लिया होगा, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के द्वारा आप आसानी से इसको बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं हम।
सेकेंड इक्वेशन में देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन में जो लिख रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन में मैंने लिखा है Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को जो है हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले वही LHS भी लिखना है और RHS भी लिखना है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने तत्व है और RHS मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ कितने मॉलिक्यूल है। हालांकि मॉलिक्यूल दोनों तरफ एलिमेंट जो है, तत्व जो है दोनों तरफ ही इक्वली रहने हैं, लेकिन इन तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या है वो अलग अलग होगी। हमें उसे ही संतुलित करना है और उसे संतुलित करना ही समीकरण का संतुलन कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि चलिए देखते हैं LHS की तरफ कौन से तत्व है। तो पता चला हमारे को कि LHS की तरफ सबसे पहले जो Fe आयरन, जिसे हम आयरन कहते हैं, लोहा, ये है। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हम इसका हाइड्रोजन का संकेत लिखते हैं H। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संकेत लिखते हैं, लिख लिया। उसी प्रकार ये सेम तत्व उधर होंगे, यहाँ इस तरफ भी आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। चलिए अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इनके तत्वों में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो Fe के अंदर जो परमाणु है वो इधर एक है, ये देख लीजिए एक है यहाँ, और H के अंदर यहाँ देख लीजिए 2 है, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 है। ऑक्सीजन के अंदर देख लीजिए पूरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन एक ही जगह है और इसका परमाणु एक ही है। और इस तरफ आ जाते हैं तो पता चलता है कि राइट हैंड साइड की तरफ जो Fe है, इसके अंदर Fe के 3 परमाणु है। तो ये रहे वो 3 परमाणु, तो हमने यहाँ लिख दिया कि Fe के यहाँ 3 परमाणु है। और उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस तरफ है, तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है। और इस तरफ देखा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं कि ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। ये हमने लिख दिया पूरा LHS और RHS के माध्यम से कि कौन कौन से तत्व है, और इन तत्वों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ इन तत्वों में परमाणुओं की जो एक्चुअल संख्या है 8% जो हमारे को दे रखी है, ये इतनी है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वही मेथड, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम बैलेंस किससे करें, जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, यानी जो सबसे बड़ा अनबैलेंस्ड है। मैंने देखा तो यहाँ Fe 1 और इधर 3 है, यानी उस तरफ 3 गुना है। मैंने यहाँ देखा हाइड्रोजन 2 और उधर 2 है, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है। मैंने देखा ऑक्सीजन इस तरफ 1 और ऑक्सीजन उस तरफ 4 है, यानी उस तरफ यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जो आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो एटम है वो 4 गुना है। हमें इन दोनों को बराबर करना है। अब बराबर करने का मतलब ये तो है ही नहीं कि ये 1 है तो उसको भी कम करके हम 1 कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। जो है उतना तो रहेगा ही, हम उसकी संख्या में इजाफा यानी उसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। अब मैंने कहा कि उस तरफ अगर 4 परमाणु हैं और इस तरफ भी 4 परमाणु करने हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा कि हम इस 1 को 4 से मल्टीपल कर दें। जब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये 1 क्या हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 4। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन जो 1 परमाणु था, उस 1 परमाणु को हमने 4 से गुणा किया है। अब इस 4 से गुणा करने का तात्पर्य है कि इस ऑक्सीजन को ऊपर समीकरण में जाके भी 4 से ही गुणा करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि ऑक्सीजन कहाँ है, तो पता चलता है कि ऑक्सीजन H2 के साथ है। तो ये जो 4 है, न तो हम ऑक्सीजन के नीचे लिख सकते हैं, न ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लिख सकते हैं। इन 4 को हमें पूरे सूत्र के आगे लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ आगे लिख दिया है। आगे लिखते ही ये 4 जो है हाइड्रोजन का भी हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया, दोनों के लिए काउंट होगा। तो ऑक्सीजन के लिए तो 4 काउंट है ही, जैसा कि हम चाह रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन जो ऑलरेडी 2 था, इसको 4 से मल्टीपल करने से हाइड्रोजन कितना हो गया है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 8 हो गया है। 2 तो था ही, 4 हमने ऑक्सीजन के लिए लगाए तो वो हाइड्रोजन के भी काउंट हो गए। हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। अब हमें इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हाइड्रोजन 8 है परमाणु, उसे राइट हैंड साइड की तरफ भी 8 में ही कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड की तरफ तो 2 है। अब इस 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इस हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। ये हाइड्रोजन निकल करके हो गया 8।
अब यहां करने का मीन्स है कि इस हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड में इक्वेशन के अंदर जाकर के भी 8 करना है। तो जो यहां हाइड्रोजन 2 है इसके आगे भी यहां सूत्र में 4 लगाना है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। अब ये तो हो गए दोनों बैलेंस। अब केवल एक एफ ही बचा है। एफ ही जो राइट हैंड साइड की तरफ 3 परमाणु के रूप में उपस्थित है और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही परमाणु के रूप में उपस्थित है। तो वो 3 है और ये 1 है, तो इस 3 को भी 1 में कर क्या, इस 1 को भी 3 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो गया, 3। अब हमें इसे इक्वेशन के अंदर जाकर के मल्टीपल करना है। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम देखते हैं तो एफ ई यहाँ है, तो इस एफ ई के नीचे नहीं लिख करके यहाँ आगे 3 लिख देंगे। आगे 3 लिखते ये जो पहले अनबैलेंस्ड असंतुलित समीकरण थी, अब ये एक संतुलित समीकरण कहलाएगी। इसमें हमने दोनों तरफ यानी क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ जितने भी तत्व थे, इन तत्वों में परमाणुओं की संख्या को हमने बराबर कर दिया है और यही हमारा उद्देश्य था। अगर हम किसी समीकरण में क्रियाकारक और उत्पाद इन दोनों तरफ उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं तो यही समीकरण क्या कहलाती है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि क्रियाकारक में जितने भी यौगिक या तत्व है उनका जो द्रव्यमान है वो उत्पाद में उपस्थित तत्व या यौगिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी यहाँ Fe जितने ग्राम हमने लिया है उतना ही आपको Fe3O4 इनका उतना ही हमें ग्राम के अंदर द्रव्यमान प्राप्त होगा। इसलिए हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए इस असंतुलित समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट किया है। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए कि किस प्रकार से ये संतुलित मैंने की हुई, अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी नोटबुक के अंदर आसानी से इसे लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी तो मैं एक इक्वेशन आपको और बैलेंस करके बताता हूँ जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कोई समीकरण संतुलित होती है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। फिर मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल और बता दूंगा जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ जितने भी तत्व उपस्थित है उनमें हमें तत्वों की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर करना है। और बराबर करने की ये जो विधि है इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, प्रयास विधि कहा जाता है। तो हमें ये देख लीजिएगा, एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में एक नई इक्वेशन को आपको बैलेंस करके बता देता हूं, फिर आप इसे आसानी से जो है समझ सकते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखिए। नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा आप लोग, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने कहा कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन करेगा FeCl3 से और बाई प्रोडक्ट बनाएगा आपके MgCl2 प्लस Fe। ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ये प्रोडक्ट बनने के बाद वही प्रोसेस, हमें सबसे पहले LHS को और RHS को लिखना है और LHS और RHS लिखने के बाद हमें ये देखना है कि LHS में कौन से तत्व है और ऑब्वियसली वो के वही तत्व RHS में हमें मिलेंगे। हाँ, इनकी जो संख्या है, इन तत्वों की जो संख्या है वो LHS में अलग हो सकती है और RHS में अलग हो सकती है। बस उसी संख्या को हमें ही संतुलित करना है और वही हमारा उद्देश्य है और उससे ही संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। तो हम लिखते हैं वापस फिर कि LHS और RHS में कौन कौन से तत्व है। तो पता चलता है कि LHS के अंदर है हमारे सबसे पहले मैग्नीशियम है Mg, उसके बाद है आपके आयरन Fe, उसके बाद है हमारे पास क्लोरीन, सेम इस तरफ RHS में,
मैग्नीशियम, Fe और Cl, ये सेम जो है हमारे तत्व हो गए हैं। इन तत्वों में अब जो परमाणुओं की संख्या है उनको हमें बराबर करना है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें परमाणुओं की संख्या है कितनी। परमाणुओं की संख्या के अकॉर्डिंग ही हम इसे संतुलित कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम एक है, आयरन जो है, आयरन भी एक है, Fe जो है, सॉरी क्लोरीन जो है, वो क्लोरीन हमारे पास इधर 3 है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है, वो मैग्नीशियम इस तरफ RHS की तरफ एक है। आयरन जो है वो RHS यानी राइट हैंड की तरफ यानी उत्पाद की तरफ एक है। क्लोरीन जो है वो भी RHS की तरफ 2 है। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम तो लगभग बराबर है, एक एक दोनों तरफ है। Fe यानी आयरन भी बराबर है। हाँ, क्लोरीन जो है उसके एटम्स जो है लेफ्ट हैंड की तरफ तो 3 है और राइट हैंड की तरफ 2 ही है। हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि इस 3 को, ये इधर 3 है तो उसको 3 किसी से मल्टीपल करने पर 3 नहीं होगा, 2 की टेबल में 3 आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो सबसे पहले इसे ही सम संख्या में बदल देते हैं। इसे सम संख्या में बदलने के लिए सबसे छोटी संख्या से मल्टीपल करना है। हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, लेकिन 1 से मल्टीपल करने का तो कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा है। तो चलो हम इसे 2 से मल्टीपल करते हैं। तो जब इस 3 को हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 से मल्टीपल करते ही ये 3 हो गया हमारे 6, हो गया 6। अब ये 2 से मल्टीपल करने का मतलब है कि जहां लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लोरीन दिखे ना, उस क्लोरीन के आगे भी 2 लिखना है। केवल यही 2 से मल्टीपल नहीं करना है, यही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। हमें इस 2, ये जो हमने 2 से मल्टीपल किया है इस 3 को 6 बनाने के लिए, तो हमें इस 2 को क्लोरीन के आगे भी लिखना है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्लोरीन कहाँ है, यहाँ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर है। इस फॉर्मूले में तो क्लोरीन के आगे Fe भी है। तो ये जो 2 है ना, कहीं ऐसा नहीं कि इस 3 को हम जो है यहाँ 6 कर दे सीधा, ऐसा भी नहीं करना है। और ये 2 है ना, Cl और Fe के बीच में भी नहीं लिखना है। तो फिर कहाँ लिखें, तो हमें पूरे फॉर्मूले के आगे लिखना है। पूरा जो फॉर्मूला है FeCl3, इसके आगे 2 लिखेंगे। आगे 2 लिखते ही ये जो 2 है ये Fe के लिए भी हो गया, क्लोरीन के लिए भी हो गया, यानी Fe आयरन के लिए भी हो गया और Cl क्लोरीन के लिए भी हो गया। तो क्लोरीन तो पहले 3 था, अब 2 से मल्टीपल करने पर 6 हो गया है, लेकिन आयरन पहले केवल 2 ही था, अब कितना हो गया, 2, पहले सॉरी 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया है। तो ये इनडायरेक्टली 2 हो गया है। अब Fe को इस तरफ भी 2 करना है, इस तरफ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हमें इक्वेशन में जाकर के, इक्वेशन में जो राइट हैंड वाला हिस्सा है उसमें जाकर के Fe के आगे 2 लिखना है। तो पूरी राइट हैंड के अंदर एरो की इस तरफ देखते हैं कि Fe कहाँ है, Fe यहाँ है, तो इसके आगे 2 लिख देते हैं। ये 2 नीचे नहीं लिखने हैं हमारे को, तो आगे लिख दिया। आगे लिखते ही ये भी बैलेंस हो गया और Mg हमारा बैलेंस ही है। इस प्रकार ये इक्वेशन भी देख लीजिए कि हमने किस प्रकार से इजी गोइंग के अंदर हमने बैलेंस कर लिया है। आराम से इसे ऑब्जर्व कर लीजिए आप अच्छे से, और ऑब्जर्व करने के बाद आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से आप इसे बाद में भी आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार के इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये जब वीडियो आप पाठ्यम ऐप के द्वारा देखेंगे, ये वीडियो हमारे पाठ्यम ऐप में ही अपलोड होंगे, वहीं पर आपको देखने हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं मेरे को प्रॉब्लम फील हो रही है या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मेरे को उस चीज़ में समझ में नहीं आया, आप वापस समझाएं। तो अगली क्लास के अंदर मैं उस टॉपिक को वापस रिवाइज करके आपको क्लियर समझा दूंगा। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर के क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। जब तक ये संतुलन हमारा पूरा नहीं होता तब तक हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पहले चैप्टर का हिस्सा है, स्टार्टिंग हिस्सा यही है।
लेकिन इक्वेशन बैलेंस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ, क्योंकि हर पूरे चैप्टर के अंदर हर इक्वेशन को हमें बैलेंस करके ही लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक इक्वेशन और बता देता हूँ, उसके द्वारा क्लियरली आप क्लियर समझ जाएंगे कि कैसे एक असंतुलित समीकरण को संतुलित हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम चौथी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब इक्वेशन देखिए। अब जो हमारी इक्वेशन है 4th नंबर पे, उस इक्वेशन को देखिए आप लोग। मैंने लिखा PbNO3 लीड नाइट्रेट, PbNO3 है लीड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड से। Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। इससे रिएक्शन करने के बाद बाई प्रोडक्ट हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है वो बाई प्रोडक्ट है हमारे पास PbI2 है, और उसके साथ है KNO3। ये हमारे बाई प्रोडक्ट है। तो अब हमें देखना है कि ये जो एरो के इस तरफ वाला हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है हमारा LHS है। ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा LHS है। एरो के इस तरफ यानी तीर के इस तरफ जितना भी हिस्सा है, तीर के निशान के इस तरफ का जितना भी हिस्सा है वो है हमारा क्रियाकारक यानी LHS, और तीर के निशान के उस तरफ जितना भी हिस्सा है वो है हमारा RHS यानी उत्पाद। हमें ये देखना है कि इन क्रियाकारक और उन उत्पाद के अंदर जो तत्व है, हालांकि तत्व तो सिमिलर ही रहेंगे दोनों तरफ ही, तो ये जो सिमिलर तत्व हमारे को दिख रहे हैं दोनों तरफ, इनमें परमाणुओं की संख्या क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो संतुलित समीकरण है हमारे लिए, और अगर इक्वल नहीं है तो ये असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं LHS और RHS, और LHS और RHS में हम देखते हैं कि ये जो LHS और RHS में जो तत्व है, इन तत्वों में परमाणुओं की संख्या 8% कितनी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी है, फिर हम उसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं LHS और उसके विपरीत दिशा में लिखते हैं हम RHS। मैं आपको फिर बताना हूँ कि ये जो LHS है ये मैंने क्रियाकारक के लिए लिखा है। जो तीर के निशान के इस तरफ जितना भी मटेरियल दिख रहा है वो सारा का सारा LHS है, और इस तीर के निशान के उस तरफ, इस एरो के उस तरफ जितना भी मटेरियल आपको दिख रहा है वो सारा का सारा RHS है। हमें इस LHS और RHS में जितने भी तत्व है इनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, और जब हम इनके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देंगे तो वो इक्वेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इस LHS के अंदर कौन कौन से हैं। तो पता चलता है कि LHS के अंदर सबसे पहले है Pb यानी लेड है, ये क्लियर है। उसके बाद है N नाइट्रोजन, और उसके बाद है O यानी ऑक्सीजन, उसके बाद है K यानी पोटेशियम, उसके बाद है I यानी आयोडीन। ये तत्व है, और ये के ये तत्व उस तरफ होंगे, ये तत्व उस तरफ है। तो यहां सबसे पहले देखिए हम लिख देते हैं डायरेक्टली Pb N O K और I। क्लियर हो गया, ये चीजें हमने लिख दी। अब मैं कह रहा हूं कि इस तरफ Pb कितने हैं, तो मैंने कहा कि इस तरफ Pb जो है वो 1 है। इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, बोले हमने कहा इस तरफ देखो, एक चीज देखना आप लोग, ये जो मैंने ब्रैकेट बंद करके बाहर 2 लगाया है ना NO3 के लिए, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाले 2 है ये N के लिए भी है और O के लिए भी, दोनों के लिए ही है। क्लियर है। लेकिन ये जो अंदर 3 लिखा हुआ है ना, ये अंदर वाले जो 3 है ये केवल ऑक्सीजन के लिए है, क्योंकि ये केवल ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है ये पूरे ब्रैकेट के लिए है, तो ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो ये 2 तो दोनों के लिए ही हो गया। लेकिन ये जो 3 अंदर लिखा हुआ है ये केवल ऑक्सीजन के लिए है। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन कितने, तो हम कहते हैं नाइट्रोजन तो 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो 2 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के हिस्से में तो 2 ही आएंगे, तो हमने लिख दिया कि नाइट्रोजन तो 2 है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, कि ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 3 तो अंदर है और 2 बाहर है, तो 3 दूनी कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपके 6। अब पोटेशियम कितना है, कि पोटेशियम हमारे पास 1 है। आयोडीन कितना है, बोले आयोडीन हमारे पास 1 है।
उसी प्रकार RHS में मैं कहता हूँ Pb कितना है, बोले Pb 1 है। नाइट्रोजन कितना है कि नाइट्रोजन हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन कितना है, बोले ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। पोटेशियम कितना है, बोले पोटेशियम हमारे पास 1 है। आयोडीन कितना है, बोले हमारे पास आयोडीन 2 है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए, बैलेंस करने से पहले देखिए, ये ऑक्सीजन इस तरफ 6 है, इधर है ऑक्सीजन 3। इस 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 2 से गुणा करते ही 3 दूनी 6 हो जाते हैं। तो चलिए हम इस ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर देते हैं। ये 2 से गुणा करते ही कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो 6 हो गया, लेकिन केवल 2 से गुणा यही नहीं करना है, हमें RHS की तरफ देखना, ऑक्सीजन कहाँ है उसके आगे भी 2 लिखना है, क्योंकि 2 से मल्टीपल करने का तो यही मतलब है। तो यहाँ हमने देखा कि इस फॉर्मूले में नहीं, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन है, तो ये जो है न तो यहाँ लिखा जाएगा नहीं यहाँ लिखा जाएगा, डायरेक्टली ये 2 यहाँ लिखे जाएंगे। 2 यहाँ लिखते ही देखो कौन कौन सी संख्या अपने आप ही चेंज हुई है। सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो K चेंज हुआ है, पहले 1 था अब 2 हो गया है। उसके बाद N जो पहले 1 था वो 2 हो गया है। नाइट्रोजन 6 है। अब देखिए आप लोग, हम इस तरफ आ जाते हैं कि इस तरफ N 2 है, इस तरफ भी N 2 है। ऑक्सीजन 6 है। K कितना है, इस तरफ 2 है, इधर कितना है K 1 है। तो इस K यानी पोटेशियम को भी 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब इस पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इस पोटेशियम के आगे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि LHS की तरफ में पोटेशियम कहाँ है, तो पता चलता है कि पोटेशियम यहाँ है, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। जैसे इसके आगे हम 2 लिखते हैं तो K भी 2 हो गया है और I भी 2 हो गया है, तो I जो है ऑटोमेटिक ही 2 हो गया है। अब यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 है ही। अब देख लीजिए हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। इस इक्वेशन में देखो लीड 1 है तो लीड इस तरफ भी 1 है, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन इधर भी 6 है, पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम इस तरफ भी 2 है, आयोडीन 2 है तो इधर भी आयोडीन 2 है। इस प्रकार ये जो समीकरण है ना, अब ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो इस प्रकार हमने देख लिया है कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। इसके द्वारा हम आसानी से ये समझ चुके हैं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रिया में एक हिस्सा क्रियाकारक कहलाता है तो दूसरा हिस्सा इनका उत्पाद कहलाता है। तो इन क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर जो तत्व है वो तत्व तो अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही है, क्योंकि नया तत्व तो कोई बन नहीं सकता। जो तत्व है वही तत्व उत्पाद के अंदर वापस आने वाले हैं। पुनः संयोजन ये कर सकते हैं। पुनः संयोजन का मतलब हो सकता है कि पहले जो N है वो K के साथ था और बाद में जाकर के वो N के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन N तो N ही रहना है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्रियाकारक है और राइट हैंड साइड की तरफ जो उत्पाद है, उनमें जितने भी तत्व थे उनके परमाणुओं की संख्या अलग थी, लेकिन अब हमने इसको बराबर करके इस असंतुलित समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए किस प्रकार से हमने एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया है। और ये कोई हार्ड मेथड भी नहीं है, इजी मेथड है। आसानी से हम चुन चुन करके एक तत्वों को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हुए संतुलित करते जाएंगे और कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि हमारी जो पहले समीकरण हमारे को लग रही थी कि बहुत बड़ी समस्या है, ये किस प्रकार से सोल्व होगी, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने एक संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में निकल करके आई है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपने ये क्लियर समझ लिया है कि हम किस प्रकार से एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं, और इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप भी अपने घर पर इस वीडियो को देखना और अपनी नोटबुक से कुछ इक्वेशन निकालना और इन इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रयास करना। और अगर आपसे बैलेंस नहीं होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं, आप कोई प्रॉब्लम है तो उस पर शेयर कीजिएगा। मैं दूसरे दिन अगले वीडियो के अंदर उन इक्वेशन को बैलेंस करके आपको वापस बताऊंगा। और 2-3 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरे दिन जो है हम जो जाकर के हर प्रकार की समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए कि किस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। और अब आप इसे यहाँ लाइव लिखना चाहते हो तो वैसे लिख लीजिए, अदरवाइज आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। और एक मैं आपको विशेष बात बता देता हूँ कि ये जो क्लासेज है अब आपको गूगल मीट के द्वारा नहीं दिखाई जाकर के पाठ्यम ऐप के द्वारा दिखाई जाएगी। और पाठ्यम ऐप में
उन्हीं बच्चों के पास जाएगी जो रजिस्टर्ड है, जो स्कूल के अंदर अब पढ़ना चाह रहे हैं और जिन्होंने पहली किस्त जमा करा दी है। और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द पहली किस्त भी जमा करा देनी है, जो आपके लगभग 4000 के आसपास है। वो 4000 की जो पहली किस्त है वो आप जमा करा दीजिए, ताकि आपकी जो क्लासेज है सुचारू रूप से चल सके, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए। देखो, स्कूल खुलने का तो ऐसा कोई मानस सरकार का दिख नहीं रहा है हमारे को। जो है नुकसान है वो हमारे को ही होना है। ऑल ओवर अगर हमारा सिलेबस भी डिडक्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तो नुकसान सरकार को तो है नहीं, नुकसान तो हमारे को ही है। पहले आपको पता है कि हम तो जो 9th क्लास के अंदर बहुत सारा सिलेबस तो पढ़े ही नहीं है, क्योंकि हमारा डिलीट हो गया था। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारे क्लियर ही नहीं हुए हैं और फिर भी हम आगे बढ़ गए हैं। प्रमोट करके दूसरे के साथ नुकसान थोड़ी हो रहा है, नुकसान तो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि फर्दर क्लासेज में जब हम आगे क्लासेज में जाएंगे तो वो टॉपिक तो रिपीट होकर के आएंगे और हमारे पास उनके बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो हमें हमारा अब जो नुकसान है वो किसी हाल में नहीं सहन करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, हमें स्कूल के संपर्क में रहना है और हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि हमने जो है प्री प्लान बना रखा है कि फ्यूचर के अंदर मुझे जो MBBS की नीट की तैयारी करनी है, या मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, या RS की तैयारी करनी है, और जो इस प्रकार आपके ये टॉपिक डिलीट हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है, जिसके लिए आप आगे सोच करके आप आगे चल रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं आप उसमें कमज़ोर रह जाएंगे। और आपको कमज़ोर रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो निरंतर आपको स्कूल से संपर्क साधना है। स्कूल में आकर के आप अपनी फीस जमा कराइए, लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए, पढ़िए, सीखिए। कहीं किसी प्रकार की आपको समस्या नज़र आए तो आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए और आपकी प्रॉब्लम लिख दीजिए। उस प्रॉब्लम को लेकर के अगले दिन हम वापस रिवाइज करके क्लास को बना देंगे। आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे और हम आपके लिए हमेशा लगे हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। चाहे राजस्थान सरकार कितना ही सिलेबस डिलीट कर दे, लेकिन हम आपको पूरा 100% सिलेबस करके देंगे, ताकि आपके फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। जो आपने गोल, जिस गोल के लिए आपने सोच रखा है, हम ये चाहते हैं कि वो गोल हम आपको अचीव करवा दें। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको हमारे पे विश्वास करना होगा। और विश्वास तो वैसा आप कर ही रहे हैं, जैसा कि आपको पता है काफ़ी सालों से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको टीचिंग स्टाफ और स्कूल के बारे में तो आपको नॉलेज ही है कि आपके यहाँ जो है किसी प्रकार का कोई अनुशासन से लेकर के या पढ़ाई से लेकर के आई तो यहाँ किया ही नहीं जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद यही की जा रही है कि आप जो आपके आसपास के बच्चों को भी मोटिवेट करोगे, चाहे वो कहीं किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे होंगे, उनको भी कहेंगे कि स्कूल के अंदर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लें। आप अपने जो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आप ये नहीं समझें कि लॉकडाउन है या स्कूल की छुट्टी चल रही, नहीं, सेशन स्टार्ट हो गया है। हमारा सेशन जुलाई में ही स्टार्ट होता है, तो जुलाई के आज देख लीजिए 10 तारीख हो गई। 10 दिन तो हम वैसे ही पीछे हैं, तो अब हम और आगे पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब कल जो है ये वीडियो आप देखेंगे तो आज कल आप मेरे पास आप रेस्पॉन्स भेजेंगे कि किस प्रकार से आपने क्या सीखा है और आपके क्या कमी रह गई है, आप मुझे वापस बताएंगे। मैं कल की क्लासेज में इसको रिवाइज करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसे और अच्छे तरीके से इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। समीकरण हालांकि एक बहुत बड़ी पजल होती है, हमें देखने से ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से बैलेंस नहीं होगी, लेकिन जब हम इसे करने बैठते हैं, हम ठान लेते हैं, तो धीरे धीरे कर लेते हैं। तो अब हमें लाइव क्लासेज, ये जो आपकी जो क्लासेज है जो पाठ्य मैप के द्वारा आपको दिखाई जाएगी, तो पाठ्य मैप में आपको डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको वहाँ बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपका ID क्या रहेगा और पासवर्ड क्या रहेगा, दोनों चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद आपको वीडियो और सब्जेक्ट के मिलेंगे और अपने स्कूल्स के ही मिलेंगे। ऐसे नहीं कि कोई बाहर के स्कूल के या आपके यूट्यूब से डाउनलोड करके आपको डाल दिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अपने हमारे स्कूल के विद्यालय के ही टीचर्स ही इस सारे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।